पहले तो घटा है। और चलो यूनिट एंड मेजरमेंट, हेडिंग डालिए यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। फर्स्ट चैप्टर लेक्चर है इसका। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में, वो हमारा पहला हेडिंग इसमें होगा फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहली हेडिंग डालिए इसमें फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी पहला हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटी। बताएं, देखिए क्या है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी को हम मेजरमेंट कर सकें, क्या कर सकें, मेजरमेंट। ऐसे क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का अगर हम मेजरमेंट कर देते हैं, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं आपके पास, उसका पहले तो मेजरमेंट करेंगे, और मेजरमेंट करने के बाद उसका हम लोग फिजिक्स में क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें पहला हेडिंग में लिखिए दोज क्वांटिटी। समझ आया ना? हाँ, डेफिनेशन लिखिए इसका। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड by an instrument। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम अगर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट करते हैं, एंड by means of which we can describe the law of physics। We can describe the laws of physics। तो फिजिकल क्वांटिटी आपकी ऐसी क्वांटिटी हो जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट करते हैं, और उसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के लॉ को डील करते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, आप लोग पढ़े होंगे वेलोसिटी, दूसरा हो सकता है एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ये सब क्या है, आपके फिजिकल क्वांटिटी हैं, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करते हैं और फिजिक्स के लॉ में से क्या करते हैं, डील करते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद दूसरा जो आता है वो होता है हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जिस क्वांटिटी को हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो लिखिए दोज क्वांटिटी, हाँ हेडिंग लगा लीजिए नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, और इसमें लिखिएगा दोज क्वांटिटी which cannot be measured by an instrument, full stop। तो पहली क्वांटिटी हमने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटी, कि जिसको इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करके और जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं उसको क्या करेंगे, डील करेंगे। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे फिजिकल। और जिस क्वांटिटी का हम मेजरमेंट नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी।
ठीक है। तो अब आपका चैप्टर जो है हेडिंग दिया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो अगली हेडिंग डालिए नॉन फिजिकल, जैसे आपकी बस हो गया, मोटर हो गया, इसको आप नाप नहीं सकते, नापेंगे सिर्फ इसका क्या लेंथ नापेंगे। तो बस, मोटर, या जैसे आपका बोतल है, ये सब चीज़ें आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मेजरमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ। तो लेंथ आपका क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। आया समझ में। एग्जाम्पल, हाँ, नॉन फिजिकल में आपका बस हो गया, मोटर, ये सभी चीज़ें हैं। जैसे कोई मान लीजिए कि आपका ये डेस्क है, तो इसकी डेस्क को तो नापेंगे नहीं, इसका सिर्फ क्या नापेंगे, लेंथ। तो लेंथ क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। इसका डिस्टेंस ही ना मेजरमेंट करेंगे। तो डिस्टेंस मैंने अभी बताया किस कैटेगरी में आया था, फिजिकल क्वांटिटी में। तो आपसे कहे कि बोतल की आपकी लंबाई कितनी है, तो बोतल आपका नॉन फिजिकल क्वांटिटी हुआ, उसकी जो लेंथ है वो जाके आपका फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। क्लियर है। चलिए अब अगला हेडिंग डालिए, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ यूनिट। अब हम लोग यूनिट के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ यूनिट, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए कैसे पूछेगा, पता है। देखिए, जैसे मान लीजिए यूनिट आपको समझना है, क्या समझना है, यूनिट। जैसे मान लीजिए हम कहीं दुकान वगैरह पे जाते हैं कहीं, तो हम लोग कहते हैं कि हमको 5 केजी चावल चाहिए। क्या चाहिए, 5 केजी चावल। अगर हम इसको सिर्फ ये कहें कि हमको चावल चाहिए, क्या चाहिए, चावल चाहिए, तो आप उस चावल को तो देने में परेशान रहेंगे कि इसको 1 केजी दें, 2 केजी दें, 3 केजी दें, कितना आपको चावल चाहिए। बात हुई ना। तो जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लेते हैं हम कि कोई हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास एक तो चीज़ होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक हमारा होगा यूनिट। क्या होगा, यूनिट। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, किसका है, मल्टीप्लाई का। तो अगर आप मान लीजिए कहीं राइस वगैरह खरीदने जाते हैं, चावल वगैरह, तो उसको बोलते हैं कि हमको 5 केजी क्या चाहिए, चावल चाहिए। तो 5 आपका क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी उसका क्या हो गया, यूनिट। तो मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू और फिर यूनिट। तो आप मतलब फिजिकल क्वांटिटी है तो यूनिट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं n से न्यूमेरिकल वैल्यू को, और यूनिट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u से। फिजिकल क्वांटिटी को हम सिंपली मान लेते हैं q, और ये हो गया हमारा n u। तो ये बना q इजिकल टू n u। अब जरा मेरी बात समझिए, अगर यूनिट आपका 5 केजी था, कितना था, 5 केजी, यूनिट आपका ये था 5 और ये था आपका केजी, यही था। तो अगर हम यूनिट चेंज करते हैं, क्या करते हैं, यूनिट चेंज करते हैं, समझिएगा इसमें क्या चीज़ है। अगर हम केजी को ग्राम में बदलें, क्या करें, ग्राम में, तो 5 केजी राइस को अगर मैं बोल दूं 5000 ग्राम, तो कोई फर्क पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी पे, राइस तो उतना ही रहेगा। तो अगर इसको मैं बोल दूं 5000 ग्राम, क्या कर दूं, ग्राम, तो जरा देखिए, तो ये जो ग्राम बड़ा होता है कि केजी बड़ा होता है, केजी। तो यूनिट को मैंने चेंज किया ग्राम में, और तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हुआ। यूनिट को चेंज किया तो क्या चेंज हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब कि ये चीज़ जब छोटी हो रही है तो ये चीज़ क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। चेंज दोनों हो रहा है, यूनिट को चेंज करने के बाद उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रहा है। डिफरेंस ये है कि यूनिट आपका जब छोटा रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बड़ा, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि n जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/u का, लिख सकते हैं, n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, और इसी nu को हम लोग कहेंगे q। तो q क्या आपका चेंज हो रहा है, ये तो आपका कांस्टेंट है,
और ये n आपका चेंज हो गया और यहाँ पे आपका u भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी कोई यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट k रहता है u, तो n जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, u का, और n जो है u प्रोडक्ट हो जाएगा आपका k। कैसे जानते हैं, पढ़े होंगे आप लोग 10th में। तो n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u, यानी n और u का प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। क्यों चीज़ क्या रहेगी, कांस्टेंट, तभी नहीं ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक बढ़ेगा तो उतना ही घटेगा, तो जाके चीज़ें क्या रहेंगी आपकी, कांस्टेंट रहेंगी। तो आपसे सवाल क्या पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, q इज इक्वल टू n, यहाँ ऐसे दे देगा n बाई यू। ऑप्शन 2 दे देगा आपका q इज इक्वल टू u बाई n। ऑप्शन 3 दे देगा q इज इक्वल टू एन यू। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, थर्ड वाला। समझ में आया। या फिर इसी को हो सकता है कि ऐसे दे दे n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई यू। तो ये चीज़ जब यूनिट को बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जब इसको कम करेंगे तो ये चीज़ बढ़ेगी। यह देखने को मिल रहा है कि जब केजी से छोटे के तो 5000 इसकी यूनिट क्या हो गई, 5000 हो गई, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 5000, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई और ये क्या हो गया, घट गया। तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। नोट कर लीजिए इसको, फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ उसी में, या इसको नोट करिए, इसको और इसको और इसको, और नीचे लिख लीजिएगा n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये, ठीक है। चलो मिटाए। अब इसमें पढ़ना है हमको टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें हमको 3 तरीके के फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है। पहला आता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, लिखते जाइए कॉपी में, फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस क्वांटिटी, या इसी फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग बोल देते हैं बेस क्वांटिटी। दूसरा आपका आता है इसमें डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। और तीसरा आता है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये 3 क्वांटिटी होती है आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, और एक बोलते हैं आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। हो गया। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो पहले इसको 2-3 लिख लीजिए, फिर समझा देते हैं। लिखिए पहले फंडामेंटल क्वांटिटी, पहले हेडिंग डालिए फंडामेंटल क्वांटिटी। अब एक एक को पढ़ते चलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी लिखिए, दिस क्वांटिटी आर द एलिमेंट्री क्वांटिटी, ELE वाला लिखिएगा, एलिमेंट्री क्वांटिटी which covers entire span
SPAN इंटायर स्पैन, SPAN स्पैन ऑफ फिजिक्स, स्पेन मीन्स बता रहे हैं अभी, इंटायर स्पैन ऑफ फिजिक्स। जैसे आपका ब्रह्मांड होता है ना पूरा तरीके से, उसी तरीके से फिजिक्स के जितने आपके लॉ हैं पूरे स्पेन में, फिजिक्स में उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेन। ब्रह्मांड एक तरीके से फिजिक्स के दुनिया में बोला जाए तो, ठीक है। तो फिजिक्स की दुनिया में जो ब्रह्मांड है पूरी तरीके से आपका कौन कवर किया है, फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन, फंडामेंटल क्वांटिटी। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, हाँ उसी का दूसरा पॉइंट देखिए, दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज independent of each other। ये चैप्टर थोड़ा सा आपका यूनिट जो है थ्योरेटिकल है, क्या बोले हैं, ईच अदर। तीसरा पॉइंट लिखिए इसका, एनी अदर क्वांटिटी derived can be derived from these। क्या बोले, एनी अदर क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड, लिख लो, कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज, डिराइव्ड फ्रॉम दीज। चलिए समझिए क्या है ये। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी जो है आपको 3 तरीके, 7 फंडामेंटल चीज़ें हैं आपके लिए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से आप, जितने भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इनकी हेल्प से आप फिजिक्स के किसी भी फॉर्मूले का ऑपरेराइज कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से ही आप जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे फिजिक्स में, सिर्फ यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यूज होगा उसमें, इन 7 के अलावा कोई दूसरा चीज़ यूज नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए एक ग्राफ बनाते हैं हम बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं मास, लिखते जाइएगा, मास, लेंथ और टाइम, इन सबको एक साथ ले लीजिएगा, मास, लेंथ और टाइम को, ठीक। उसके बाद आपके आते हैं इलेक्ट्रिक करंट, फिर आता है आपका टेम्परेचर, फिर आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आपके 7 फंडामेंटल है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, लेंथ और मास। ल्यूमिनस पढ़ेंगे आप लोग, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, उसी की इंटेंसिटी है ये, ठीक। और ये सब्सटेंस का अमाउंट है, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, और टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ना है, ठीक है। जिसमें से आपके मास को जब भी आप लिखिएगा कैपिटल M से लिखिएगा, ठीक है। और जब आप लिखिएगा लेंथ को, इसको लिखेंगे कैपिटल L से, और टाइम को लिखेंगे हम लोग कैपिटल T से।
मास, लेंथ और टाइम। इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर ए से। टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे के से, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मोल से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे सी डी से। MOL होता है मोल, शॉर्ट फॉर्म है मोल, और इसको बोलेंगे CD, कैंडिला बोलते हैं इसको, कैंडिला। मास, लेंथ, टाइम, और एम्पियर, केल्विन, मोल और लुमिनस इंटेंसिटी। थोड़ा सा खोलो तो बोतल, नोट करिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो हमारे 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं जनरली, इन 7 फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं ये किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है फंडामेंटल। इसी को बोलते हैं बेस, मतलब सारे क्वांटिटी का आधार यही है बेस। देखिए ना बेस क्वांटिटी। तो 7 क्वांटिटी, आपको इसी 7 क्वांटिटी से आप किसी भी दूसरे फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं? एराइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे किसी पे डिपेंड नहीं कर सकता है। देखिए कैसे इसकी हेल्प से हम किसी अदर क्वांटिटी को कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल हो गया। अब अगली हेडिंग डालिए, क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। अगली हेडिंग डालिए डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी। देखिए क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए डिराइव्ड क्वांटिटी कहता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से, फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से जो भी क्वांटिटी को हम डिफाइन करेंगे, डिराइव करेंगे, वो सारे क्वांटिटी आपके क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से जितने भी क्वांटिटी आप डिराइव करेंगे वो सारे कैसी क्वांटिटी कहलाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करेंगे हम लोग। जैसे देखिए पहले अगर हम बात करें वेलोसिटी की, किसकी बात करें? वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का फार्मूला आप पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम। अब यहाँ जरा बात समझिए मेरा, क्या ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट आता था, क्या ये लेंथ था? डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा आपको वो क्या चीज़ मिलेगा? लेंथ मिलेगा। और ये चीज़ क्या आपका? टाइम। तो क्या लेंथ और टाइम आपके फंडामेंटल क्वांटिटी हैं कि नहीं? तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ और टाइम पे। अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता तो फिर वेलोसिटी क्वांटिटी डिराइव्ड नहीं होती। तो जब फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से किसी दूसरी क्वांटिटी को जब एराइज करते हैं, दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। आया समझ में? जैसे बात करते हैं एक्सेलरेशन ले लेते हैं, क्या लेते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी अपान में टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और एक टाइम पहले से है आपका, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और टी का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये भी आपका लेंथ और टाइम पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो ये क्वांटिटी हो गई आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। आया समझ में? तो जब जो भी क्वांटिटी आप एराइज करेंगे वो सारे नई क्वांटिटी आप किस पे डिपेंड करेंगी? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। किस पे? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो जो भी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से एराइज होती हैं वो क्वांटिटी कहलाती हैं आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है? डिफिनेशन लिखिए डिराइव्ड क्वांटिटी का। द क्वांटिटी, देखिए दोज क्वांटिटी which can be formed, those quantity which can be formed with the help of
with the help of derived quantity, with the help of base quantity, with the help of base quantity or fundamental quantity, or fundamental quantity। आया समझ में डिराइव्ड और फंडामेंटल? तो फंडामेंटल किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। हो गया बेटा ना? चलिए अब आगे आपको मिलेगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। हेडिंग डाल, हाँ क्या पॉइंट? नहीं, बस एक ही पॉइंट है, ठीक है। मतलब इसको अगला बनाओगे तो क्या लिख सकते, दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर सकती है, ठीक है, वही चीज़ है। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तीसरा है ना, 2 हो गया। हेडिंग डालिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये जो है आपके 2 तरीके का होता है सप्लीमेंट्री। एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले समझते हैं, आप लोग सप्लीमेंट्री पढ़े होंगे और 2 एंगल को सम करने के बाद कितना मिलता था, 180। तो ऐसे एंगल क्या बोलते थे हम लोग, सप्लीमेंट्री। उसी तरीके से इसमें 2 चीज़ पढ़ना है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेन एंगल क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा किया ऐसे, और यहाँ पे मैंने एक और लाइन ड्रा किया, समझा रहा है बात। तो प्लेन एंगल जो होता है, ये 2 एंगलों, 2 लाइन के बीच की जो एंगल होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। तो कोई आपसे पूछे कि प्लेन एंगल क्या है, तो 2 लाइन के बीच जो बनने वाली एंगल होती है, 2 लाइन, क्या बोला मैंने, 2 लाइन। तो 2 लाइन के बीच बनने वाली जो एंगल होगी वो क्या कहलाएगी, सप्लीमेंट्री, अरे सॉरी, प्लेन एंगल। क्या कहलाएगी, प्लेन एंगल। तो पहली हेडिंग डालिए इसमें प्लेन एंगल में, और नीचे लिख लीजिए इसको द एंगल बिटवीन, इसको लिखो प्लेन एंगल। क्या हुआ, इसको लिख लो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, 2 तरीके का होता है। इसको जो मेजर करते हैं हम एंगल में, और ये होता है हमारा, इसको मेजर करते हैं रेडियन में, और इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन। प्लेन एंगल को किस में मेजर करेंगे, रेडियन में, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं RAD और इसको लिखते हैं SR, स्टेरेडियन। पहला प्लेन एंगल लिख लीजिएगा, द एंगल बिटवीन, प्लेन एंगल में, द एंगल बिटवीन 2 straight line, the angle between 2 straight line is called plane angle, is called plane angle। हो गया, फिगर बना लो ये वाला नीचे उसका, प्लेन एंगल। आगे देखिए सॉलिड एंगल समझाते हैं। अच्छा, सॉलिड एंगल वो देखो, जो आइसक्रीम वाला कोन की तरह होता है आइसक्रीम, और उसके ऊपर एरिया रहता है जो इस तरह कोन टाइप का होता है, ऐसे बनता है ना, ऐसे ऐसे वाला। तो ये जो एरिया होता है ये वाला, इस एरिया की वजह से
जो इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड होता है इसको मान लेते हैं थीटा डैश, उसको थीटा माने है ना, तो इसको थीटा डैश मान लेते हैं। तो इस एरिया की वजह से इस फिगर में, इस सॉलिड फिगर हो गया कि नहीं हो गया आपका, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक वाला फिगर होता है। तो सॉलिड एंगल के केस में किसी एरिया की वजह से एक पॉइंट में जो एंगल सबटेंड होता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, उस एंगल को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। आए समझ में? तो जितने भी आपके वॉल्यूमेट्रिक फिगर हैं उनकी वजह से जो एंगल सबटेंड होता है किसी पॉइंट पे, वो एंगल आपकी कैसी कहलाएगी? सॉलिड एंगल। क्या कहलाएगी? सॉलिड एंगल। तो इस एरिया की वजह से इस पॉइंट पे आपका एंगल जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वो कहेंगे क्या? सॉलिड एंगल। क्या कहलाएगा ये? सॉलिड एंगल। और जब दो लाइन के बीच एंगल बनेगी उसको क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। अब जैसे मान लो आपका हेमिस्फीयर होता है, तो हेमिस्फीयर अगर आपको दो लाइन ऐसे ड्रॉ करें, जैसे मान लीजिए स्फीयर है, क्या ये हमारा स्फीयर, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें और यहाँ पे एक लाइन, तो इस आर्क की वजह से यहाँ पे एंगल बनेगा नहीं? थीटा। तो ये एंगल कहलाएगी कि कौन सी एंगल? थीटा एंगल, सॉलिड एंगल। क्या कहलाएगी? सॉलिड एंगल। तब तो वो उसमें बोलेगा स्क्वायर और रेक्टेंगल में। स्क्वायर और रेक्टेंगल में स्क्वायर जैसे यहाँ पे है हमारा, तो इसके एरिया की वजह से भी एंगल बनेगा यहाँ पे, तो ये भी आपके किस में आएगा? स्टेरेडियन में। एरिया की वजह से जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा आपका स्टेरेडियन एंगल, सॉलिड एंगल ये वाला। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए नीचे, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड by an area, angle subtended by an area at a particular point, at a particular point is called solid angle, is called solid angle, इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। फिगर बना लीजिए इसको, ये वाला सॉलिड एंगल वाला। तो ये जो था हमारा पूरा किसका पार्ट था? यूनिट का। किसका पार्ट था? यूनिट का। और इस चैप्टर के मेजरमेंट आप लोग देखेंगे दिया होगा यूनिट एंड डायमेंशन। क्या दिया होगा? डायमेंशन। तो इसको हम यूनिट एंड मेजरमेंट, जो पहले जो नाम था इसका यूनिट और मेजरमेंट था, अब क्या कर दिया गया है? इसी को क्या कर दिया गया? यूनिट एंड डायमेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो कुछ लोग यूनिट और मेजरमेंट के नाम से पढ़ाते हैं और कुछ लोग यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पहले था, ठीक है, पहले से यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और कई लोग यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से पढ़ाते। ठीक है, तो यूनिट का जितना पार्ट था वो क्या हो गया आपका? खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरा पार्ट, डायमेंशन। तो हेडिंग डालिए डायमेंशन अब। ठीक है, इसी मेजरमेंट को हम डायमेंशन के नाम से पढ़ाएंगे, ठीक ना? तो डायमेंशन डालिए हेडिंग। अब ये आपका चैप्टर का असली शुरुआत यहीं से होता है, डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन बस डालिएगा, ठीक ना? डायमेंशन। देखिए क्या है डायमेंशन। हाँ मेजरमेंट भी लिख सकते, लेकिन डायमेंशन डालिए अच्छा रहेगा, ठीक ना? डायमेंशन दिया है, आप चैप्टर नाम डायमेंशन पहले डलवा देते मेजरमेंट, तो डायमेंशन पढ़ेंगे। मेजरमेंट दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वही मेजरमेंट ही है डायमेंशन। देखिए डायमेंशन क्या है, पढ़ाएं। देखिए डायमेंशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इसको क्या लिखते हैं, जैसे मैं कोई नंबर ए लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास ए, क्या है? ए है। इसको अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ तो इसको हम लोग रीड करेंगे, रीड एज डायमेंशन ए। क्या पढ़ेंगे? रीड एज डायमेंशन ऑफ ए।
है समझ में? तो अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक ना? जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक चीज़ फोर्स है, आप लोग पढ़े होंगे फोर्स 9th में। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इजकल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। डायमेंशन सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? अगर हमको फोर्स का डायमेंशन चाहिए, क्या चाहिए? फोर्स का डायमेंशन। तो फोर्स को डिनोट करेंगे F से, और इसको इस तरीके से क्या कर देंगे? इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं जी। नहीं पढ़े हो? तो इस तरीके से जो आपका सिंबल होता है, ये डायमेंशन को शो करता है। किसको शो करता है? डायमेंशन को। तो जब भी आपको फोर्स का डायमेंशन चाहिए, तो आप F लिख के इसके चारों तरफ क्या कर देंगे? इस तरीके से आप बना देंगे ये वाला सिंबल। तो क्या कहलाएगा आपका? डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो अब मास का डायमेंशन मैंने क्या बताया? मास के लिए क्या यूज करेंगे? M। क्या यूज करेंगे? M। ये क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपान में टाइम होता है। चलिए, तो इसको सब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम। और एक टाइम हमारा ऑलरेडी है पहले से, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे? लेंथ L से। तो ये हो जाएगा हमारा L। क्या हो जाएगा? और T को रिप्रेजेंट कर देंगे, T के पावर 2 हो जाएगा, और ये बंद हो जाएगा ऐसे। क्लियर हुआ? डिस्प्लेसमेंट जो है लेंथ है, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L। और 2 टाइम है, तो टाइम का स्क्वायर डायमेंशन क्या हो जाएगा? T स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब इसको लिखते हैं। ये हो जाएगा F का डायमेंशन, और ये हो जाएगा हमारा M। क्या इसको लिख सकते हैं इससे? M के पावर 1 और L के पावर 1, ये वाला मल्टीप्लाई में है, और इसको जब ऊपर ले तो क्या बोलेगा? T के पावर -2। तो ये पूरे ब्रैकेट में आ जाएगा। आया समझ में? तो ये बन गया आपका डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT-2। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप डायमेंशन निकालेंगे। तो ये डायमेंशन हो गया किसका? फोर्स का। अगर इसी तरीके से आपको बोलता कि वेलोसिटी वेलोसिटी का डायमेंशन बताइए, तो क्या बताएंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? ये अपॉन टाइम, यानी LT के पावर -1। चलिए एक एक करके बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, डायमेंशन का डिफिनेशन लिखो। तो ये जो पावर आप देख रहे हैं ना, ये 2 पावर है, ये 1 पावर है। जैसे 1 2 3 जितना भी पावर आएगा वही कहलाता है आपका डायमेंशन। हाँ देखिए क्या ना, सब फंडामेंटल से नहीं राइज हो रही है। फोर्स किसके किससे हेल्प से मिला है? लेंथ, मास और टाइम से। फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से ही जो क्वांटिटी बनेगी वो आपका तीनों में फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। अब देखिएगा, जब तक फिजिक्स 12 तक पढ़ेंगे, इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से आपको फार्मूला मिलने देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो फोर्स MLT-2T हो जाएगा डायमेंशन। नोट कर लीजिए इसको, फिर वेलोसिटी टाइम एक एक करके लिखिए। तो मैं क्या बता रहा था अभी कि ये जो पावर 1 होगा, देखो पावर 1 है तो मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा? 1। लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन 1, टाइम का डायमेंशन -2। तो ये पूरा डायमेंशन किसका है? फोर्स का। ML के पावर 1 और T के पावर -2। इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है? नोट कर लीजिए इतना कॉपी में। डिफिनेशन लिखवाना, लिखो। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, the dimension of a physical quantity, the dimension of a physical quantity is, the dimension of a physical quantity is defined as the power, as the power to which to
to which the fundamental quantities are raised, raised की स्पेलिंग RAISED, raised to क्वांटिटीज के बाद are raised to are raised to express the physical quantity, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटाएं इसको ना। अगर जैसे देखा जाए तो मास का अगर कोई आपसे डायमेंशन पूछे तो क्या बोलेंगे? m, लेंथ का डायमेंशन बोले तो l, और t का डायमेंशन बोले तो t, ठीक है। इस तरीके से आप हमको डायमेंशन दिखाना है आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोलते हैं, लिखिए फाइंड द डायमेंशन of the following. पहला है वेलोसिटी, दूसरा है आपका प्रेशर, तीसरा है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तीसरा चौथा है आपका, चौथा बोलते हैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और पांचवा है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। तीन चीज़ से आप परिचित हैं, प्रेशर, वेलोसिटी, प्रेशर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। ये दो का हम बता देते हैं, ठीक है। पहले तीनों का निकालिए, वेलोसिटी, प्रेशर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। वीडियो को पॉज करके बनाइए आप लोग भी। देखो ये जो वेलोसिटी है आपका, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? लेंथ l, और ये हो जाएगा टाइम का t। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? l t के पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हमको तीनों चाहिए फंडामेंटल, m, l और t, m, l और t। तो यहाँ पे तो m नहीं है तो m को क्या लिख सकते हैं? 0, और यहाँ हो जाएगा l के पावर 1 और t के पावर -1। ये याद रखिए, अगर मास नहीं है तो वो 0 हो जाएगा पावर, लेंथ नहीं है तो l के पावर 0 रहना चाहिए तीनों आपके इस डायमेंशन में, मास, लेंथ और टाइम। t नहीं रहेगा तो t के पावर 0। तीनों में से कोई एक नहीं है तो आपके दो भी नहीं है तो दोनों पर क्या लिख देंगे? 0, ठीक है। अब यहाँ प्रेशर का बताते हैं। प्रेशर का m l t का पावर -1 l का पावर -1 देख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा हमारा एरिया A। तो ये मास को लिख सकते हैं m, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा लें तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो t इंटू टी, यानी ये बन जाएगा l t के पावर -2। तो वेलोसिटी हो जाएगा m0 l के पावर 1 और t के पावर किसका? नहीं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का बोल रहे हैं। एक्सेलरेशन का m0 l के पावर 1 t के पावर, नहीं समझ आ रहा है?
एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपन टाइम, तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी है, तो डिस्प्लेसमेंट अपन टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, एल टी के पावर -2, और एम बताया कि एम नहीं दिया इसमें, तो एम अपने आप से क्या लिख देंगे, एम के पावर 0। तो ये पूरा आपका हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। तो इसमें पुट कर देंगे एक्सेलरेशन की जगह पे एम तो पहले से है, उसका मास और एक्सेलरेशन क्या लिख देंगे, m0 और l1 और t के पावर -2, ठीक है। और नीचे आपका क्या है, एरिया है, तो एरिया भी एक तरीके क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ भी आपका लेंथ ही होता है, ब्रेथ भी एक तरह क्या है, तो क्या एरिया को हम l स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ। तो अब देखिए इसे क्या ये मिटा देना, अब देखिए यहाँ पे m हो जाएगा आपका m के पावर 1, जब ये दोनों पावर ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, l आपका दिया ही है 1 और t के पावर -2, और ये l ऊपर चला जाएगा l के पावर -2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, m के पावर 1, l के पावर हो जाएगा 1 -1 और t के पावर ये जाके आपको हो गया किसका, प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ये हो गया आपका वेलोसिटी और प्रेशर, नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग जिक्र करेंगे जो है ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ऊपर से मिटा दें इसको ना। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े होंगे, इसको साइड में लिख दे, क्या कॉपी में है ना, कॉपी में नोट है, बता दीजिएगा हमको। तो हमको निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आप लोग पढ़े होंगे 9th में ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसका वैल्यू होता था g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर था ऐसे। हमको किसका डायमेंशन चाहिए, इस g का चाहिए, तो क्या इस g को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे दुनिया की कोई भी फोर्स हो, ध्यान से देखो इधर, कोई भी फोर्स रहेगा आपका, फार्मूला कुछ भी हो, फार्मूला कुछ भी हो, इसका डायमेंशन वही रहेगा m के पावर 1 l के पावर 1 और t के पावर -2। फाइंड किए अभी, फाइंड किए ना। फोर्स इक्वल क्या होता है, मास का m और एक्सेलरेशन का lt -2, तो ये हो जाएगा आपका ये, और रेडियस r क्या लेंथ है, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर हो जाएगा जी। रेडियस r क्या है, लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। अब आपका मास आया तो ये हो जाएगा m के पावर 2। मास आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसका मास के लिए क्या चाहिए, डायमेंशन m चाहिए। ये नहीं कि m = F/A लिख दोगे, वैसे नहीं करना है। मास आपका फिक्स है, लेंथ के लिए l और t के लिए t। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक पावर ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 हो जाएगा, और l के पावर 3 हो जाएगा, और t के पावर -2। ये बन गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन। बात समझ में आ रही है, कहीं दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको। एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, आर का एल इंटू एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है जी सुबह, समझना है आपको। एक डायमेंशन पूछता है एग्जाम में, स्कूल वगैरह में। नोट करिए। चौथा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको आगे आपको पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में, ठीक है। देखिए क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगर आपसे बोले तो इसका फार्मूला मैं लिख के आपको समझाता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है एक ठो
फार्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को लिखते हैं एफ वी इजकल टू 6 पाई और ये होता है नीटा आर विस्कोसिटी आपको पढ़ना है आगे सेकेंड पार्ट में, ठीक ना। तो अभी यहाँ बताना आपके लिए खटिया खड़ी हो जाएगी, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा ये सारी चीज़ें। हाँ इंडिया में पूछता है, हाँ भले पढ़ाया नहीं गया तो उससे क्या मतलब, ठीक है। आपको फार्मूला समझा देना लिख लिख के, इसका मतलब जब पढ़े हाँ उसी लिए डायमेंशन दिक्कत है। एग्जाम में पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सब, ठीक है। देखिए क्या है बता दे रहे हैं 6 पाई ईटा आर और यहाँ होता है भी, क्या होता है भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखें तो ये जो होता है 6 पाई ये होता है हमारा रेडियस, क्या होता है रेडियस, और ये होता है भी वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी। और 6 पाई ये जो चीज़ है ये होती है कांस्टेंट, क्या होती है कांस्टेंट है ही है। और ये जो आपका नीटा है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसी का हमको क्या चाहिए डायमेंशन चाहिए। तो जिसका आपको डायमेंशन चाहिए उसको कर देंगे अलग एक साइड, और जिसकी फार्मूले में है वो सबको एक साइड। अपने दिमाग में बात याद रखिएगा कि डायमेंशन का आप लोग डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, जब भी आप कांस्टेंट का डायमेंशन लिखिएगा, क्या लिखिएगा कांस्टेंट का डायमेंशन, तो इस कांस्टेंट में आपका m के पावर भी 0 रहेगा, l के पावर में भी 0 रहेगा, और t के पावर में भी क्या रहेगा 0। कांस्टेंट का डायमेंशन कोई भी कांस्टेंट होगा उसके डायमेंशन में m के पावर भी 0, l के पावर में भी 0 और t के पावर में भी क्या रहना चाहिए 0, क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट है तो बदलने वाला नहीं है, इसलिए तीनों क्या लेंगे हम लोग 0 पावर। तो यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछा था उसमें तो आया है क्या उसमें आपका मास 0 था केवल, और बाकी सबका तो था ना डायमेंशन। इसके केस में क्या है कि तीनों आपके फंडामेंटल क्वांटिटी क्या रहेंगे 0 रहेंगे डायमेंशन के केस में, समझा रहे बात। तो जब भी आपको डायमेंशन देगा कांस्टेंट का लिखने के लिए तो आप उसके तीनों 0 लिख देंगे, m0 l0 t0। कांस्टेंट का यही डायमेंशन ही होगा और इसके अलावा कुछ डायमेंशन नहीं होगा। आ रहा समझ में क्या हुआ। डायमेंशन का जो कांस्टेंट का डायमेंशन है इसमें तीनों 0 रहेगा, इसके पावर में क्या रहेगा तीनों 0 रहेगा, इसके में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए तो 6 पाई के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ m0 l0 और t0, ठीक है। हमको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला चाहिए तो इसको क्या लिख सकते हैं एफ भी और डिवाइडेड बाई क्या बच रहा है उधर आर भी बच रहा है। ये एफ भी आपका विस्कस फोर्स का है, क्या ये विस्कस फोर्स। तो कोई भी फोर्स होगा तो उसके डायमेंशन क्या होगा mlt माइनस 2। तो ईटा जो है जिसको नीटा बोलते हैं इसका क्या हो जाएगा एम एल टी के पावर माइनस 2, और r आपका क्या है रेडियस है तो l हो जाएगा, और v है तो lt माइनस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका होगा m के पावर 1 और l के पावर क्या हो जाएगा ऊपर 1 नीचे 2 माइनस 1 हो जाएगा, हाँ। और ये बचेगा t के पावर माइनस ऊपर है तो माइनस 1 बच जाएगा। ये हो गया हमारा m1 l1 t के पावर माइनस 1 है। क्या हुआ l के पावर माइनस 1 ऊपर है ना नीचे छूट गया है, m l के पावर माइनस 1 t के पावर माइनस 1, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है जरा ध्यान से देखिए।
इसमें एक आपका आता है प्लैंक्स कांस्टेंट में फार्मूला होता है आपका E = h न्यू, E = h न्यू। h जो होता है ये चीज़ होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू चाहिए डायमेंशन। E जो है हमारा ये है एनर्जी। क्या है? एनर्जी। और म्यू जो है ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और न्यू है, न्यू फ्रीक्वेंसी का सिंबल है ये। समझ आया? इसको न्यू बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी होता है आपका 1/t। ये सब 9th का कहानी है। E = h न्यू, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको जब SHM में पढ़ाएंगे हम, उसमें आएगा ये। 9th में साउंड हट गया था ना, इसीलिए ना दिक्कत है। चलिए, तो एनर्जी जो होता है ये आपका मैंने बताया था कि एनर्जी कन्वर्जेबल होता है, ये वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, हो सकता है। तो एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। आपने जितना कार्य किया वही आपकी क्या होती है? एनर्जी। तो मैंने पढ़ाया था आपको एनर्जी में W = FDX, Fx फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी नहीं पढ़े हो? तो यहाँ से अगर वर्क की हम लोग डायमेंशन निकालें तो क्या मिल जाएगा? फोर्स का क्या हो जाएगा डायमेंशन? mL/2। ये हो जाएगा आपका फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? L है। तो ये हो जाएगा आपका mL² और T⁻²। होगा? तो यहाँ पे अगर मैं E के जगह पे लिख दूँ mL² T⁻², और इसको डिवाइड कर दूँ किससे? फ्रीक्वेंसी न्यू से। तो क्या न्यू की जगह पे T-1 लिख सकते हैं? हाँ, फ्रीक्वेंसी जो म्यू है इसको क्या लिख सकते हैं? T⁻1 लिख सकते हैं इसको। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? T⁻1। ये जब ऊपर जाएगा mL² T⁻1, ये बन गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। किसका था फॉर्मूला? प्लैंक्स कांस्टेंट H का। m1 और L⁻2 और T⁻1। हो गया सब? तो नोट कर लीजिए इसको, और आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर कल से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है?